इस छोटे से गांव में रात कुछ अलग ही तरह की शांत होती है। ये खाली नहीं होती, ये आवाजों से भरी होती है। झींगुरों की आवाज, दूर किसी अकेले कुत्ते के भौंकने की आवाज, और आज रात एक पुराने टेबल फैन की लयबद्ध गुनगुनाहट। फिर क्लिक, फिर क्लिक। वो अपना सिर बाएं से दाएं घुमाता है, जैसे कमरे की खामोशी पर अपना सिर हिला रहा हो। अब ये अर्जुन मिश्रा की दुनिया है। ये कमरा, ये पंखा, ये खामोशी। वो अपनी चारपाई पर बैठे हैं। उनकी पीठ ठंडी मिट्टी की दीवार से लगी है। तार से लटकता एक अकेला बल्ब लंबी नाचती हुई परछाइयां बनाता है। बाहर दुनिया सो रही है, लेकिन अर्जुन के लिए नींद एक दूर का दोस्त है। उनका मन यादों का एक व्यस्त बाजार है। हर एक उन्हें पुकार रही है। वो अपने छोटे खाली कमरे में देखते हैं। हर चीज की एक कहानी है। दीवारें, जिन्हें कभी उनकी स्वर्गवासी पत्नी सरला ने चमकीले पीले रंग से रंगा था, अब फीकी पड़ गई हैं और उनकी पपड़ी उतर रही है। उनमें उनकी रसोई, अगरबत्ती, एक भरे पूरे जीवन की हल्की खुशबू बसी है। सरला हमेशा कहती थी कि ये घर ईंटों से नहीं, बल्कि हंसी और सपनों से बना है। अब हंसी बस एक गूंज है। सपने बड़े शहरों में चले गए हैं, ऊंची इमारतों में रह रहे हैं और महंगे फोन पर बात कर रहे हैं। अर्जुन की दिनचर्या सरल है। वो सूरज के साथ उठते हैं, अपनी छोटी सी सब्जियों की क्यारी की देखभाल करते हैं, और फिर दिन उनके सामने लंबा और खाली पड़ा होता है। वो इंतजार करते हैं, एक फोन कॉल का, एक चिट्ठी का, एक आवाज का जो कहे, बाबूजी आप कैसे हैं। उनके बच्चे उनका गर्व है। उनका बेटा रोहन मुंबई में एक बड़ा इंजीनियर है। उनकी बेटी प्रिया दिल्ली में एक डॉक्टर है। वो गांव में हर किसी को उनके बारे में बताते हैं। मेरा रोहन ऐसे पुल बनाता है जो आसमान छूते हैं। वो कहते, उनका सीना गर्व से फूल जाता है। मेरी प्रिया जान बचाती है, उसके हाथों को भगवान का आशीर्वाद है। उनकी तस्वीरें दीवार पर लगी हैं, समय में जमे हुए मुस्कुराते चेहरे। वे सफल हैं, वे खुश हैं, यही वो खुद से कहते हैं। यही वो कहानी है जो वो दुनिया को बेचते हैं, और कभी कभी अपने ही दिल को। लेकिन रात की गहरी काली खामोशी में एक और सच्चाई फुसफुसाती है। एक सच्चाई जो भारी लगती है, एक अटल बोझ की तरह। पंखा अपनी स्थिर लय जारी रखता है, उनकी एकांतता में एक निरंतर साथी। ये एक पुराना मॉडल है, उनकी पहली तनख्वाह का तोहफा। सरला बहुत खुश थी। उन्होंने शुभकामनाओं के लिए उसकी ग्रिल पर एक लाल रिबन बांधा था। रिबन अब चला गया है, समय के साथ खो गया है, लेकिन पंखा वही है, उनके पूरे जीवन का एक जिद्दी गवाह। इसने उनके बच्चों को इसी कमरे में अपने पहले कदम उठाते देखा था। इसने उन्हें अपनी हवा में पढ़ते देखा था। उनके चेहरे एकाग्रता से चमक रहे थे। इसने उन्हें अपने बैग पैक करके जाते देखा था, जल्द लौटने का वादा करते हुए। पंखा अभी भी यही है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। रात गहरी होती है और उसके साथ अर्जुन मिश्रा की अपने अतीत की भूल भुलैया में यात्रा शुरू होती है। उनकी चारपाई के नीचे एक पुराना धूल भरा संदूक पड़ा है। यह खजाने का डिब्बा है, सोने या गहनों का नहीं, बल्कि यादों का। वो उसे बाहर खींचते हैं, धातु के कब्जे विरोध में कराहते हैं। आवाज शांत कमरे में गूंजती है। उसे खोलना किसी दूसरे समय का दरवाजा खोलने जैसा लगता है। सबसे पहले उन्हें सरला की लाल शादी की साड़ी दिखती है, जो अभी भी चमकीली है। उसमें नेफ्थलीन और पुराने प्यार की हल्की महक है। वो उसे धीरे से छूते हैं। उनके होठों पर एक उदास मुस्कान आ जाती है। उसके नीचे चिट्ठियों के ढेर, तस्वीरें और उनके बच्चों के पुराने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड हैं। हर चीज एक चाबी है, एक खास याद को खोलती है। एक ऐसा पल जिसे उन्होंने 1000 बार जिया और दोबारा जिया है। वो सिर्फ एक अकेले बुजुर्ग नहीं है, वो एक भूले हुए समय के संरक्षक हैं। उनकी उंगलियों को वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहे थे। एक छोटी नीले कवर वाली नोटबुक। उसके पन्ने पीले पड़ गए हैं और उम्र के साथ टूटने लगे हैं। यह उनकी हिसाब किताब की किताब है, लेकिन ये पैसे का हिसाब नहीं रखती, ये सपनों का हिसाब रखती है। पहले पन्ने पर उनकी साफ लिखावट में लिखा है, रोहन और प्रिया के भविष्य के लिए खर्च। उसके नीचे प्रविष्टियां हैं। रोहन की नई विज्ञान की किताब के लिए 50 रुपए, प्रिया की परीक्षा शुल्क के लिए 100 रुपए, रोहन की कोचिंग क्लास के लिए सरला की सोने की बालियां बेची। हर पंक्ति उनके संघर्ष, उनके बलिदान का प्रमाण है। उन्होंने चीनी मिल में डबल शिफ्ट काम किया था। उनका शरीर दर्द कर रहा था, उनके हाथ खुरदुरे और कठोर थे, लेकिन उन्हें कभी थकान महसूस नहीं हुई। वो कुछ बना रहे थे। वो अपने बच्चों के लिए एक भविष्य बना रहे थे। उन्हें सरला के शब्द याद आते हैं, तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, वो कहती। उनके थके हुए कंधों की मालिश करते हुए, तुम बीमार पड़ जाओगे। वो बस मुस्कुराते और जवाब देते, मैं सिर्फ एक मजदूर नहीं हूँ सरला, मैं एक वास्तुकार हूँ।
मैं अपने बच्चों का जीवन डिजाइन कर रहा हूं। वे हमारी तरह नहीं जिएंगे, वे ऊंची उड़ान भरेंगे। वो चाहते थे कि उनके पास वो सब कुछ हो जो उन्हें कभी नहीं मिला। शिक्षा, इज्जत, संघर्ष रहित जीवन। उन्हें विश्वास था कि अगर वो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी बचत, अपना सारा प्यार उनकी नींव में लगा देंगे तो वे मजबूत शानदार पेड़ों में बदल जाएंगे। वो उनकी मिट्टी, उनका पानी, उनका सूरज थे। उन्होंने उन्हें सब कुछ दिया, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। नीली नोटबुक के पन्ने पलटते हुए उन्हें 10 साल पहले की आखिरी प्रविष्टि दिखती है। प्रिया की अंतिम मेडिकल परीक्षा के लिए 5,000 रुपए। उसके बाद पन्ने खाली है। उनका काम हो गया था, नींव डाल दी गई थी, पक्षियों ने उड़ना सीख लिया था। उन्होंने उन्हें घोंसले से बाहर धकेल दिया था, उन्हें विशाल खुले आसमान की ओर उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने गर्व से देखा था जैसे वे बादलों में गायब हो गए, छोटे और छोटे होते गए, जब तक कि वे क्षितिज पर सिर्फ एक बिंदु नहीं रह गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आसमान इतना बड़ा, इतना विचलित करने वाला होगा कि वे घोंसले में लौटने का रास्ता भूल जाएंगे, या शायद घोंसला उनकी बड़ी पंखों के लिए बस बहुत छोटा हो गया था। इस घर की दीवारों ने इतनी हंसी सोख ली है, वो आंखें बंद करते हैं और वो उसे लगभग सुन सकते हैं। एक छोटा रोहन आंगन में दौड़ रहा है, एक पतंग का पीछा कर रहा है। एक छोटी प्रिया सरला की साड़ी लपेटने की कोशिश कर रही है, लड़खड़ाती और हंसती हुई। ये गूंजें एक आराम और एक अभिशाप दोनों हैं। वे उन्हें उस समय की याद दिलाते हैं जब घर भरा हुआ था, जब उनका जीवन भरा हुआ था। उन्हें त्योहार, जन्मदिन, छोटे छोटे उत्सव याद हैं। सरला दिनों तक खाना बनाती थी और पूरा घर शुद्ध घी और खुशी की महक से भर जाता था। अब त्योहार आते जाते हैं, दीवार पर लगे कैलेंडर में बदलते हुए ही दिखते हैं। घर शांत रहता है, आंगन खाली, फोन हफ्ते में एक बार बजता है, आमतौर पर रविवार की सुबह। ये एक रस्म है। हेलो बाबूजी, सब ठीक है? दूसरी तरफ की आवाज जल्दबाजी में विचलित है। वो पृष्ठभूमि में एक अलग दुनिया की आवाजें सुन सकते हैं। ट्रैफिक के हॉर्न, टेलीविजन का शोर, दूसरे लोगों की बकबक। हाँ बेटा, सब ठीक है, वो जवाब देते हैं। उनकी आवाज जबरदस्ती की खुशी से भरी है। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? और मेरी बहू कैसी है? बातचीत हमेशा एक जैसी होती है, एक स्क्रिप्ट जिसका वे दोनों पालन करते हैं। ये सवालों की एक चेकलिस्ट है, एक एक करके टिक की जाती है। काम, स्वास्थ्य, मौसम, महत्वपूर्ण बातें, भावनाएं अनकही रह जाती हैं। दो शहरों के बीच स्थैतिक भरी खामोशी में लटकी रहती है। प्रिया भी फोन करती है, शायद महीने में एक बार। उसकी आवाज कोमल है लेकिन दूर की भी है। बाबूजी, आपको अपनी दवाएं समय पर लेनी चाहिए। क्या आप ठीक से खा रहे हैं? वो आखिर एक डॉक्टर है। उसकी चिंता नैदानिक, पेशेवर है। वो उसे बताना चाहते हैं, मेरी बच्ची बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, ये मेरे दिल में है। मुझे जिस दवा की जरूरत है वो तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी मौजूदगी है। लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो उन्हें कैसे बोझ बना सकते हैं? उनकी अपनी जिंदगी है, अपने संघर्ष है, वे व्यस्त हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। एक अकेला बुजुर्ग पिता एक देयता है, एक समस्या जिसे साप्ताहिक फोन कॉल और मासिक मनी ऑर्डर से निपटाया जाना है। वो एक जिम्मेदारी बन गए हैं, उनके जीवन का हिस्सा नहीं। वो कभी शिकायत नहीं करते। वो अपनी आवाज में अपनी एकांतता का कोई संकेत नहीं आने देते। जब वे पूछते हैं, क्या आपको कुछ चाहिए बाबूजी? वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, नहीं बेटा, मेरे पास सब कुछ है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। उन्होंने दिखावा करने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो खुश और संतुष्ट लगने में माहिर हो गए हैं। वो जानते हैं कि उनके पास अपनी दुनिया जीतने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए है। उन्होंने ही उन्हें उड़ना सिखाया था। अब वो उन्हें अपने साथ जमीन पर रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? तो वो उन संक्षिप्त 5 मिनट के कॉलों को संजोते हैं। वे प्यास से मर रहे व्यक्ति के लिए पानी की कुछ बूंदों की तरह है। जीने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन मरने के लिए पर्याप्त नहीं। अपने दिनों की विशाल शून्यता को भरने के लिए मैंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हर दोपहर उनमें से एक छोटा समूह मेरे आंगन में इकट्ठा होता है। मैं उन्हें गणित, विज्ञान पढ़ाता हूं और आप जानते हैं, मैं उन्हें कहानियां सुनाता हूं। बहादुर राजाओं की कहानियां, चतुर रानियों की, और 2 खास बच्चों की जो बड़े शहर गए और बहुत सफल हुए। बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से सुनते हैं, सपनों से भरे हुए। उनके चेहरों में मुझे रोहन और प्रिया का प्रतिबिंब दिखता है। यह उनसे जुड़े रहने का मेरा तरीका है। नए सपनों को पोषित करके
मैं अपने सपनों को पोषित करने की खुशी को फिर से जीने की कोशिश करता हूं। यह एक सुंदर निस्वार्थ कार्य है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह एक ऐसी खाई को भरने का एक हताश प्रयास भी है जो बहुत बड़ी हो गई है। जब मेरे पड़ोसी मेरे बच्चों के बारे में पूछते हैं तो मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करता हूं। ओह, रोहन बहुत व्यस्त है, मैं कहता हूं, अपना हाथ ऐसे हिलाते हुए जैसे कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है। आप जानते हैं, उसके पास सांस लेने का भी मुश्किल से समय है। या प्रिया पिछले महीने आना चाहती थी, लेकिन अस्पताल में एक आपात स्थिति थी। इतने सारे जीवन उस पर निर्भर करते हैं। मैं 2 कर्तव्यपरायण बच्चों की तस्वीर बनाता हूं जो बस बहुत महत्वपूर्ण है। अपने महान पेशे में इतने व्यस्त हैं कि अपने बूढ़े पिता से मिलने नहीं आ सकते। मैं उनका जनसंपर्क प्रबंधक हूं। गांव में उनकी छवि को सावधानी पूर्वक प्रबंधित कर रहा हूं। मैं उनके सम्मान की रक्षा करता हूं, भले ही इसका मतलब अपने दर्द को झूठ के पर्दे के पीछे छिपाना पड़े। मैं जानता हूं कि पड़ोसी मेरी कहानियों को समझते हैं। वे मेरी अकेली आंखों में सच्चाई देखते हैं। जिस तरह मैं हर शाम सड़क पर ताकता हूं, एक ऐसे आगंतुक की उम्मीद करता हूं जो कभी नहीं आता। वे दयालु लोग हैं। वे सिर हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं, मेरे छोटे से नाटक में साथ देते हैं। वे कभी कभी मुझे खाना भी लाते हैं या बस मेरे साथ थोड़ी देर बैठते हैं, मौसम और फसलों के बारे में बात करते हैं। उनकी खामोश सहानुभूति एक आरामदायक कंबल है। वे माता पिता होने की, प्यार की और उस अनिवार्य दूरी की अनकही भाषा को समझते हैं जो समय बनाता है। वे अर्जुन मिश्रा की कहानी जानते हैं क्योंकि कुछ मायनों में यह उनकी भी कहानी है, लेकिन यह अभिनय थका देने वाला है। रात में जब मैं फिर से अकेला होता हूँ तो मुखौटा उतर जाता है। गर्वित पिता गायब हो जाता है और केवल एक थका हुआ अकेला बूढ़ा आदमी रह जाता है। मैं अक्सर सरला की तस्वीर से बात करता हूँ। क्या तुम देख रही हो सरला? हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, कितने सफल। क्या यही हम चाहते थे? मैं फ्रेम में मुस्कुराते हुए चेहरे से पूछता हूँ, लेकिन यह सफलता इतनी खाली क्यों लगती है? यह बड़ा सुंदर घर इतना ठंडा क्यों लगता है? तस्वीर कोई जवाब नहीं देती, बस खामोशी है और टेबल फैन की स्थिर लयबद्ध गुनगुनाहट, रात के दिल में एक अकेली धड़कन। एक शाम जैसे ही सूरज ढल रहा था, मेरे सीने में तेज दर्द उठा। यह बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। मेरी सांसें रोक दी। मैंने अपना दिल पकड़ा। मेरी नजर धुंधली हो गई। मैं लड़खड़ाया, दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही थी। गांव की आवाजें, बच्चे खेल रहे थे, गायें घर लौट रही थीं, एक हल्की गूंज में बदल गई। उस भयावह स्पष्टता के क्षण में एक विचार ने मुझे घेर लिया। मैं अकेला था। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना जीवन दिया था, वे सैकड़ों मील दूर थे, एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहां उनके मरते हुए पिता के लिए कोई जगह नहीं थी। यह मेरे पड़ोसी रामफल थे, जिन्होंने मुझे पाया। वह अपने पेड़ से मुझे आम का अपना हिस्सा देने आए थे। उन्होंने खुला दरवाजा और जमीन पर पड़ी निर्जीव आकृति देखी। घबराहट छा गई। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई और जल्द ही छोटा सा घर चिंतित चेहरों से भर गया। वे मुझे गांव के क्लिनिक ले गए। उन्होंने मेरे बच्चों को फोन किया। फोन मुंबई में, दिल्ली में बजता रहा। आखिर में एक आवाज ने जवाब दिया, हेलो। रामफल ने स्थिति समझाई। उनकी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ एक ठहराव था, सदमे, दूरी और शायद एक उभरते हुए पछतावे से भरी खामोशी। हम पहली उड़ान बुक कर रहे हैं, आवाज ने कहा, लेकिन उड़ान घंटों दूर थी, एक पूरी जिंदगी दूर। क्लिनिक के बिस्तर पर लेटे हुए अपने पड़ोसियों के चेहरों से घिरा हुआ मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरी खुशियों और दुखों को साझा किया था। वे अब मेरा असली परिवार थे। मैंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाने में बिताया था, यह मानते हुए कि मैं उनका भगवान हूं, उनके भाग्य का निर्माता। मैंने सोचा था कि मेरा बलिदान उनके जीवन में मुझे सम्मान का स्थान दिलाएगा। मैंने उन्हें पंख दिए थे, लेकिन उन्हें जड़ों के बारे में सिखाना भूल गया। मैंने उन्हें इतना ऊंचा धकेल दिया था कि वे अब अपने नीचे की जमीन को देख नहीं सकते थे। मैंने उन्हें सफल बनाया था, लेकिन मैंने उन्हें खो दिया था। जैसे ही मैंने अपनी अंतिम उथली सांसें ली, एक अंतिम विचार मेरे ऊपर छा गया, स्पष्ट और गहरा। मैंने अपने बच्चों के लिए एक भगवान बनने की कोशिश की थी, उनके भाग्य का एक आदर्श वास्तुकार। मैंने अपने जीवन की नींव पर उनकी सफलता का एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं गलत था।
सच्चाई बहुत सरल थी, बहुत अधिक मानवीय। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे झुर्रीदार गाल से एक आंसू लुढ़क गया। मेरी अंतिम अनकही पहचान कमरे की खामोशी में गूंज उठी। हर माता पिता, हर बच्चे के लिए एक सबक। शायद मैं आखिर एक भगवान नहीं था। मैंने सोचा, मैं बस एक पिता था